हेलो फ्रेंड्स, मैं उर्दू समोद और आप देख रहे हैं स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल। स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत। और आज हम लोग बात करने वाले हैं जैक द्वारा जो मॉडल सेट जारी किया गया उसके बारे में। इससे पहले हम लोग मॉडल सेट पे 3 वीडियो कर चुके हैं और आज का जो वीडियो होगा वो चौथा वीडियो होगा। तो चलिए देखते हैं। 29 नंबर का सवाल कह रहा है, एक त्रिभुज एबीसी में एबी बराबर 4 सेंटीमीटर तथा कोण ए बराबर 60 डिग्री। इस त्रिभुज की रचना संभव नहीं है यदि बीसी तथा एसी का अंतर है। कह रहा है ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें कह रहा है ए बी का मान 4 सेंटीमीटर और कोण ए जो होगा वो 60 डिग्री है। तो कह रहा है बीसी में अगर हम एसी को घटा देंगे तो कौन ऐसा मान आए ताकि ए बी सी जो त्रिभुज है उसकी रचना करना संभव नहीं है। तो सबसे पहले एक त्रिभुज बनाएंगे ए बी सी और कह रहा है ए बी का मान 4 सेंटीमीटर है, यानी ए बी जो भुजा है वो लंबाई में 4 सेंटीमीटर है। आगे कहता है कोण ए का मान 60 है, यानी कोण ए का मान 60 है। अब कह रहा है बीसी में अगर हम एसी को घटा दें तो कितना मान आए कि ए बी सी जो त्रिभुज है उसकी रचना करना संभव नहीं है। यानी बीसी में घटाएंगे एसी को तो कह रहा है कौन ऐसा मान आए ताकि ये एबीसी जो त्रिभुज है उसकी रचना करना संभव नहीं है। तो आप याद रखें, यदि अगर बीसी में अगर हम एसी को घटा दें और अगर 4 सेंटीमीटर से ज़्यादा आता है, 4 सेंटीमीटर से ज़्यादा मतलब 4.5 आए, 5 आए, 6, 7, यानी 4 सेंटीमीटर से अगर ज़्यादा आए तो वो त्रिभुज एबीसी की रचना करना संभव नहीं है। और अगर 4 सेंटीमीटर से कम आए तो वो त्रिभुज की रचना करना संभव है। तो यहाँ कह रहा है संभव नहीं है, इसका मतलब 4 से अगर ज़्यादा आता है, यानी बीसी में अगर एसी को घटा दें और उसका मान 4 सेंटीमीटर से ज़्यादा आता है तो वो त्रिभुज एबीसी की रचना करना संभव नहीं है। और यहाँ सवाल में कह रहा है कि रचना करना संभव नहीं है, इसका मतलब ये इसमें से इसको घटाएंगे तो 4 से ज़्यादा आना चाहिए। तो अब देखते हैं 4 से ज़्यादा कहाँ है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ 4.5 सेंटीमीटर है जो 4 से ज़्यादा है। इसीलिए अगर बीसी में अगर एसी को घटाएंगे और अगर 4.5 सेंटीमीटर आ जाता है तो ये जो त्रिभुज एबीसी है इसकी रचना करना संभव नहीं है। तो इस तरह से आप 29 नंबर का सी नंबर पे टिक लगाएंगे। अब देखते हैं आगे 30 नंबर का क्वेश्चन। 30 नंबर का क्वेश्चन में कह रहा है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी भुजाएं 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। हम इसको दो तरीके से बना सकते हैं। पहला तरीका ये है कि 3, 4 और जो 5 है ना, ये एक पाइथागोरस त्रिक है। पाइथागोरस त्रिक का मतलब होता है इन तीनों भुजा की लंबाई में जो सबसे बड़ी भुजा होगा उसका वर्ग करेंगे और जो शेष 2 भुजा बच जाता है अगर उन दोनों के वर्गों के योग के बराबर अगर हो जाता है बड़ी भुजा तो वो एक पाइथागोरस त्रिक होता है। तो चलिए देखते हैं ये पाइथागोरस त्रिक है या नहीं है, उसकी सहायता से हम जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। तो इन तीनों में सबसे बड़ी भुजा कौन है? 5। तो 5 का वर्ग करेंगे, 5 का स्क्वायर। अब इन दोनों का वर्ग करेंगे, 3 का स्क्वायर जोड़ देंगे 4 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर होता है 25 बराबर 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। इधर 25 है, 9 और 16 को जोड़ेंगे यहाँ भी 25, यानी ये दोनों मान बराबर है। LHS में भी 25 है और RHS में भी 25 है। अगर दोनों साइड RHS और LHS का मान बराबर हो जाता है इसका मतलब ये जो त्रिभुज की दिए गए भुजा है वो पाइथागोरस के त्रिक है। अगर पाइथागोरस का त्रिक है इसका मतलब इससे जो बनने वाला त्रिभुज होगा वो एक समकोण त्रिभुज होगा। और हम जान रहे हैं समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो कर्ण होता है। तो सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज की रचना करते हैं। ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण बी समकोण है, यानी कोण बी का मान 90 डिग्री है। अब यहाँ कह रहा है इसकी जो भुजा है वो 3, 4, 5 सेंटीमीटर है। तो हम जान रहे हैं 5 सेंटीमीटर जो होगा वो कर्ण होगा। कर्ण मतलब समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा होगा या तो जो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होगा उसका नाम है कर्ण। तो आप देख पा रहे हैं एसी जो है इस त्रिभुज एबीसी में सबसे बड़ी भुजा एसी है। तो एसी का मान 5 सेंटीमीटर है, तो एसी के जगह 5 सेंटीमीटर रख दिए। अब ये जो 3 और 4 है हम इन दोनों में से कहीं भी 3 और 4 लिख सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ 3 लिख देते हैं, यानी एबी का जो मान है वो 3 सेंटीमीटर है और बीसी का मान 4 सेंटीमीटर है। अब इसको यहां और यहां भी लिख सकते हैं, यानी AB के जगह जो 3 सेंटीमीटर है वहां आप 4 सेंटीमीटर और BC का मान जो 4 सेंटीमीटर वहां आप 3 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। लेकिन AC का जो मान होगा वो 5 सेंटीमीटर ही होगा, यानी 3 और 4 को एक दूसरे से अलग कर सकते हैं, यानी यहाँ वाला यहाँ और यहाँ वाला यहाँ। लेकिन 5 सेंटीमीटर जो है वो एक ही जगह रहेगा कर्ण पे। तो हम जान रहे हैं समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई होता है। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुना ऊंचाई। अब 1/2 की जगह 1/2 रखेंगे। आधार किसको मानेंगे? ये जो BC है ना ये क्या है? आधार। और BC का मान है 4 सेंटीमीटर, तो आधार की जगह हम 4 सेंटीमीटर रख देंगे गुना। अब ऊंचाई का मतलब AB का मान है 3 सेंटीमीटर। अब इस 2 को इस 4 के साथ काट दिए तो 2 बार में होगा। अब 2 को अगर हम 3 से गुना कर देते हैं तो 6 होगा, तो इसका आंसर 6 हो जाएगा। और सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसका आंसर यानी इस त्रिभुज एबीसी का जो क्षेत्रफल होगा वो 6 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। तो आप इसमें 6 सेंटीमीटर स्क्वायर पे टिक लगाएं। तो अब देखते हैं 6 सेंटीमीटर स्क्वायर कहाँ है? 3 नंबर पे है। इसका मतलब इसका आंसर
3 नंबर सही होगा, यानी 30 नंबर का जो ऑप्शन होगा वो सी होगा। चलिए अभी 31 नंबर का सवाल देखते हैं। 31 नंबर का सवाल कह रहा है उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी प्रत्येक भुजा 6 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि समबाहु त्रिभुज क्या होता है। ऐसा कोई त्रिभुज जिसमें प्रत्येक भुजा या प्रत्येक कोण अगर आपस में बराबर हो तो उसे हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो चलिए सबसे पहले समबाहु त्रिभुज की रचना करते हैं। ये ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है और समबाहु त्रिभुज का जो प्रत्येक भुजा होगा वो बराबर होगा, ये तीनों आपस में बराबर है। और कह रहा प्रत्येक भुजा 6 सेंटीमीटर है, यानी ए बी का मान 6 सेंटीमीटर है, बी सी का भी मान 6 सेंटीमीटर और ए सी का मान 6 सेंटीमीटर है। अब कह रहा है इस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो हम जान रहे हैं समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है वो √3/4 गुना भुजा स्क्वायर या ए स्क्वायर। तो इसी को सॉल्व करते हैं, √3/4 गुना ए स्क्वायर। इस √3/4 की जगह √3/4 लिख दिए। अब ए स्क्वायर, ए का मतलब होता है भुजा और भुजा का मान कितना है 6 और यहाँ ए स्क्वायर है तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे 6 का स्क्वायर। इसी को आगे बढ़ाते हैं, √3/4 गुना 6 का स्क्वायर मतलब 6 को 2 बार लिखेंगे। अगर यहाँ 6 का क्यूब रहता तो 6 को 3 बार लिखते, तो यहाँ 6 का स्क्वायर है इसलिए 6 को 2 बार लिख दिए। अब इस 4 को इस 6 के साथ अगर काटते हैं ये 3 हो जाएगा और ये 2। अब इसको इसके साथ काटते हैं ये 3 हो जाएगा। अब 3 को 3 से गुना कर देंगे 9 होगा। अब 9 को √3 के साथ गुना करके √27 या 27 नहीं लिख देना, क्योंकि रूट और बगैर रूट जो रहता है वो आपस में एक दूसरे के साथ गुना नहीं होता है। तो इन दोनों को हम गुना कर सकते हैं, 3 और 3 को गुना करेंगे कितना होगा 9 और ये √3 रह जाएगा, यानी इसका जो आंसर होगा वो 9√3 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, 9√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब यहाँ देखेंगे ऑप्शन में कहाँ 9√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है, उसी पे टिक लगाएंगे। 9√3 सेंटीमीटर है 1 नंबर पे, इसीलिए 31 नंबर का जो आंसर होगा वो ए नंबर सही होगा। तो इस तरह से आप 31 नंबर का ए नंबर पे टिक लगे। चलिए 32 नंबर का सवाल देखते हैं। 32 नंबर का सवाल में कह रहा है आर त्रिज्या वाले गोले का आयतन होता है। कह रहा है एक गोला है उसकी त्रिज्या कितना है आर, तो कह रहा है उस गोले का आयतन क्या होगा। ऐसे भी हम गोले का आयतन जानते हैं 4/3 पाई आर क्यूब। तो सबसे पहले एक गोला बनाएंगे, ये एक गोला है, इसका केंद्र ये है। अब केंद्र से परिधि तक की बीच की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। तो कह रहा त्रिज्या का मान आर है, यानी आर के जगह आर है, तो कह रहा गोले का आयतन क्या होगा। ऐसे हम गोले का आयतन जानते हैं 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 की जगह 4/3 लिख दिए, पाई की जगह पाई, और आर का मान कह रहा आर ही रखिए। तो आर की जगह अगर हम आर रख देंगे तो यहाँ आर में स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर होगा। इसका फॉर्मूला जो होगा गोले का आयतन वो 4/3 पाई आर क्यूब होगा। तो जहाँ आप देखेंगे 4/3 पाई आर क्यूब है उसी पे टिक लगाएंगे। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन की ओर। ऑप्शन में 4/3 पाई आर क्यूब कहाँ है, 4/3 पाई आर क्यूब डी नंबर पे है, इसलिए 32 नंबर का जो आंसर होगा वो डी नंबर होगा। इस तरह से आप 32 नंबर पे डी नंबर को टिक लगाएंगे। अब चलिए 33 नंबर का सवाल देखते हैं। तो 33 नंबर का सवाल कह रहा है आर त्रिज्या तथा एच ऊंचाई वाले बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। तो सबसे पहले एक बेलन की रचना करते हैं। एक बेलन है और इसकी त्रिज्या कह रहा आर है और इसकी ऊंचाई एच है, यानी यहां से यहां तक आर है और यहां से यहां तक का जो ऊंचाई है वो एच है। अब कह रहा है इस बेलन का संपूर्ण यानी कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है। वक्र का मतलब होता है ये जो आप मार्कर देख रहे हैं ये एक बेलन है। अगर वक्र कहेगा इसका मतलब यहाँ भी खाली है और यहाँ भी खाली है, यानी इसको इस तरह से हम अगर देखेंगे तो आर पार दिख जाएगा, उसको कहते हैं वक्र। और संपूर्ण किसको कहते हैं, यानी कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। अगर इधर से बंद कर दिया जाए, जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं इधर से भी बंद है और इधर से भी बंद है, तो इसको कहते हैं संपूर्ण। तो इस तरह का अगर कोई आकृति हो यानी दोनों साइड से अगर बंद हो तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, और अगर दोनों साइड खाली हो तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। सबसे पहले हम लोग जानेंगे वक्र का, यानी दोनों साइड अगर खाली हो तो उसका फॉर्मूला होता है 2πRh। अब कह रहा है यहाँ भी बंद है और इधर भी बंद है, यानी इसको इस तरह से हम बंद कर दें, यहाँ भी बंद है और यहाँ भी बंद है, ऊपर भी बंद है और नीचे भी बंद है, तो उसको कहते हैं कुल पृष्ठ क्षेत्रफल यानी संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो उस समय उसका क्षेत्रफल क्या होगा, यानी टोटल क्षेत्रफल क्या होगा। तो हम जान रहे हैं जब दोनों साइड अगर खाली था उस समय उसका फॉर्मूला था 2πRh, यानी बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2πRh। अब ऊपर से बंद कर दें, यानी ये सतह जुड़ेगा, तो इस सतह जो देख रहे हैं आप, इस सतह को, ये एक विरीत है और विरीत का क्षेत्रफल क्या होता है πr²। तो यहाँ जोड़ दिए πr²। इसी तरह नीचे भी होगा विरीत का क्षेत्रफल, तो यहाँ भी, यानी इसको इस तरह से हम बंद कर दें तो यहाँ भी एक विरीत का क्षेत्रफल है, तो विरीत का क्षेत्रफल क्या होता है πr²। तो यहाँ और एक बार लिख दिए πr²। अब यहाँ 2πRh है प्लस πr² और πr² को अगर जोड़ेंगे 2πr² होगा, यानी बेलन का जो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होगा
वो 2πrh प्लस 2πr² होगा। इसको हम आगे बढ़ा के कॉमन भी ले सकते हैं इस तरह से, जैसे यहाँ 2 आप देख पा रहे हैं, यहाँ भी 2 है, इसका मतलब 2 कॉमन, यहाँ भी पाई है, यहाँ भी पाई भी कॉमन होगा, यहाँ r है और यहाँ r², इसका मतलब r भी कॉमन है। अब यहाँ क्या बच गया h और यहाँ बच गया एक r। इसका टोटल जो फॉर्मूला होगा यानी बेलन का जो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होगा वो 2πr और ब्रैकेट के अंदर r प्लस h होगा। तो अब ऑप्शन में देखते हैं कि ये वाला ऑप्शन में है कि ये वाला, कभी कभी ये भी ऑप्शन में हो सकता है। तो चलिए देखते हैं दोनों में से कौन सा ऑप्शन में है। तो ये 33 नंबर का सवाल था। 33 नंबर का जो आंसर आया वो 2πrh प्लस 2πr², 2πrh प्लस 2πr², यानी ये वाला नहीं है, ये है। तो आप देख पा रहे हैं ये जो है वो सी नंबर पे है। इसका मतलब 33 नंबर का जो आंसर होगा वो सी नंबर का होगा। इस तरह से आप 33 नंबर पे सी नंबर को टिक लगाएं। तो अब चलिए अब 34 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। तो 34 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है एक घन का आयतन 512 सेंटीमीटर क्यूब है, तो घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। तो सबसे पहले एक घन का आकृति बनाएंगे। ये एक घन है और इस घन का जो आयतन है वो कितना दिया हुआ है 512 सेंटीमीटर क्यूब। तो 512 सेंटीमीटर क्यूब लिख दिए, यानी ये जो घन है इसका आयतन कितना है 512 सेंटीमीटर क्यूब। अब कह रहा है घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। ये जो 512 सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ घन का आयतन, इसकी सहायता से हम लोग पहले सबसे पहले घन की भुजा ज्ञात करेंगे। तो हम जान रहे हैं घन का जो आयतन होता है वो a क्यूब होता है और a क्यूब का मान यानी घन का जो आयतन है वो 512 सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है। तो a की जगह लिखेंगे 512 सेंटीमीटर क्यूब। अब a का क्यूब लिख दिए। अब 512 को हम ऐसा क्यूब में लिखें ताकि ये 512 हो जाए। तो हम जान रहे हैं 8 का क्यूब होता है 512, तो इस 512 की जगह लिखेंगे 8 सेंटीमीटर का क्यूब। अब इस क्यूब को इस क्यूब के साथ काट दिए तो a का मान कितना हो गया 8 सेंटीमीटर, यानी जो घन की भुजा है वो कितना हो गया 8 सेंटीमीटर। अब हम जान रहे हैं घन का जो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होता है वो 6a² होता है। तो लिखेंगे घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल 6a² होता है। 6 की जगह 6 लिख दिए गुना a। अब a का मान कितना दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। अब a के जगह 8 सेंटीमीटर रख देंगे तो 8 सेंटीमीटर। अब a पे स्क्वायर है तो 8 सेंटीमीटर का स्क्वायर होगा। 6 का 6 लिख दिए गुना 8 सेंटीमीटर का स्क्वायर है, यानी 8 सेंटीमीटर 2 बार लिखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे 8 सेंटीमीटर गुना 8 सेंटीमीटर। हम जान रहे हैं 8 को 8 के साथ गुना करेंगे तो कितना होगा 64। अब 64 को 6 से गुना कर देंगे तो 64 को गुना करना है 6 से, 6 4 24, हाथ में बच गया 2। अब 6 36 और 2 कितना हो गया 38 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी ये जो घन है इसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा तो 384 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। अब देखते हैं 34 नंबर का ऑप्शन में 384 कहाँ दिया हुआ है। आप देख पा रहे हैं 384 बी नंबर पे है। इसका मतलब 34 नंबर का जो आंसर होगा वो बी नंबर सही है। अब आगे देखते हैं 35 नंबर का सवाल कह रहा है एक शंकु की तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर तथा त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। सबसे पहले एक शंकु का आकृति बनाएंगे। ये एक शंकु है। अब कह रहा है इसकी तिर्यक ऊंचाई का मतलब ये वाला, ये इसकी ऊंचाई कितना दिया हुआ है शंकु की तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर लिख दिए। और आधार का त्रिज्या या त्रिज्या दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, यानी यहाँ से यहाँ तक 7 सेंटीमीटर है। और कह रहा है कि शंकु का जो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होगा, वक्र का मतलब ऊपर में खाली, यानी अगर हम ऊपर से पानी भरना चाहें तो भर सकते हैं, यानी ऊपर से खाली है तो उसको कहते हैं वक्र। तो कह रहा है शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। तो हम जान रहे हैं शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है πr/l। तो लिखेंगे πr/l। अब पाई का मान होता है 22/7, 22/7 रख दिए। आर को कहते हैं त्रिज्या को यानी रेडियस, तो आर की जगह कितना दिया हुआ है 7, तो यहाँ 7 सेंटीमीटर रख देंगे गुना। अब एल का मतलब है तिर्यक ऊंचाई। अब तिर्यक ऊंचाई का मान दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, यहाँ 10 सेंटीमीटर लिख दिए। इस 7 को इस 7 के साथ काट दिए तो बच कितना गया 22 गुना 10। अब 22 और अगर 10 को गुना करेंगे तो 220 होगा, तो यहाँ लिखेंगे 220। अब एक बार यहाँ सेंटीमीटर था, एक बार यहाँ सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर को सेंटीमीटर के साथ गुना करेंगे तो सेंटीमीटर का स्क्वायर होगा। तो यहाँ लिखेंगे सेंटीमीटर का स्क्वायर, यानी ये जो शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होगा वो कितना होगा 220 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी इसका क्षेत्रफल होगा 220 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखेंगे 220 सेंटीमीटर स्क्वायर कहाँ है, 220 सेंटीमीटर यहाँ आप देख पा रहे हैं डी नंबर पे 220 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसका मतलब जो 35 नंबर का आंसर होगा वो डी नंबर सही है। तो चलिए अब 36 नंबर का सवाल देखते हैं। तो 36 नंबर का सवाल कह रहा है प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य होता है, यानी कह रहा है शुरू से 5 तक जो प्राकृतिक संख्या होगा उसका माध्य क्या होगा, यानी बीच क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे
कि 5 प्राकृतिक संख्या क्या होगा। प्राकृतिक संख्या का मतलब होता है गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं या प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो गिनते कहाँ हैं, 1 से 1 होगा, 2 3 4 और 5। कह रहा है इसका माध्य क्या होगा। तो हम जान रहे हैं माध्य निकालने के लिए इन सबको जोड़ देंगे। अब इसकी संख्या कितना है, 1 2 3 4 5, तो 5 से भाग दे देंगे, यानी 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, और भाग देना है कितना से, 5 से। तो 1 और 2 कितना हो गया, 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10 और 5 15, यानी ये हो गया 15, और नीचे में 5 है तो 5 दिया 15 3, यानी इसका जो माध्य होगा वो कितना होगा, 3 होगा। तो चलिए देखते हैं 3 कहाँ है। 3 आप देख पा रहे हैं बी नंबर पे है, इसका मतलब 36 नंबर का जो ऑप्शन होगा वो बी नंबर सही है। तो अब देखते हैं 37 नंबर का सवाल क्या कह रहा है। 37 नंबर का सवाल कह रहा है 5 2 3 5 4 11 5 5 6 12 4 5 4 5 9 8 में 5 की बारंबारता क्या है, यानी 5 की बारंबारता पूछ रहा है। यानी इस सवाल में इस आंकड़ा में हम देखेंगे कि 5 कितना बार आ रहा है, उसी को कहते हैं 5 की बारंबारता। तो आप देख पा रहे हैं 1 2 3 4 5 6, यानी 5 6 बार आ रहा है। इसका मतलब 5 का जो बारंबारता होगा वो कितना होगा, 6। तो इस तरह से आप 6 पे टिक लगाएंगे। 6 कहाँ है, तो बी नंबर पे। इसीलिए जो 37 नंबर का आंसर होगा वो बी नंबर सही है। अब आगे देखते हैं 38 नंबर का। 38 नंबर का सवाल कह रहा है वर्ग अंतराल 10 20 का वर्ग चिन्ह क्या होगा। तो वर्ग चिन्ह निकालने के लिए सबसे पहले जैसे मान लिया जाए 10 और अगर 30 का था, यानी 10 से 30 का अगर वर्ग चिन्ह ज्ञात करने के लिए कहेगा तो 10 और 30 को जोड़ देंगे और भाग दे देंगे 2 से, यानी इन दोनों को जोड़ने के बाद इसका आधा कर देंगे। तो 10 और 30 को अगर जोड़ेंगे कितना होगा, 40। अब 40 का आधा करेंगे कितना होगा, 20। यानी अगर 10 और 30 का अगर वर्ग चिन्ह पूछता तो उसका आंसर होता 20। लेकिन यहाँ सवाल में कह रहा है 10 और 20 का, यानी 10 और 20 को अगर हम जोड़ दें, यानी 10 प्लस 20 और भाग देंगे कितना से, 2 से, यानी आधा कर देंगे। तो 10 और 20 को जोड़ेंगे कितना होगा, 30। अब यहाँ लिखेंगे 30 और भाग देंगे 2 से, कितना बार में, 15 बार में। यानी 10 और 20 का जो वर्ग चिन्ह होगा वो कितना होगा, तो 15 होगा। अब देखेंगे 15 कितना नंबर पे है। तो आप देख पा रहे हैं 38 नंबर का जो ऑप्शन है, यहाँ 20, यहाँ 10 15 और वहाँ मेरा आंसर आया है 15। इसका मतलब ये सी नंबर का ऑप्शन सही है। तो इस तरह से आप 38 पे सी नंबर को टिक लगाएंगे। चलिए अब 29 नंबर का सवाल देखते हैं। अब 29 नंबर का सवाल कर रहा है एक पासे को 1000 बार फेंकने पर प्राप्त परिमाण 3 की बारंबारता 150 है, तो इसकी प्रायिकता क्या होगी। यानी कह रहा है किसी पासे को, पासे आप समझ रहे हैं, पासे किसको कहते हैं, लूडो में जो गोटी देखते हैं ना, उसमें 6 सतह होता है, इस तरह से 6 सतह होता है, और उस 6 सतह में 1 2 3 4 5 6 संख्या अंकित रहता है, यानी 1 से 6 तक लिखा हुआ होता है, उसको कहते हैं पासा यानी डाइस। तो कह रहा है इसको कितना बार फेंकेंगे, 1000 बार, यानी एक बार 1000 बार उछालते हैं। तो कह रहा है 3 की जो बारंबारता है वो 150 बार आता है, यानी लूडो का जो पासा है उसको इस तरह से करेंगे तो कितना, 3 की जो बारंबारता है वो 150 बार आएगा, यानी 1000 बार उछालेंगे तो कह रहा है 3 आएगा 150 बार। तो बताइए कि उसकी प्रायिकता क्या होगी। तो हम जान रहे हैं प्रायिकता का जो फॉर्मूला है पीई बराबर ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे संभव परिणामों की कुल संख्या, यानी ई के अनुकूल परिणामों की संख्या कितना होगा, यानी 3 कितना बार आ रहा है, तो 3 कितना बार आ रहा है, 150 बार, तो वो हो गया ई के अनुकूल परिणामों की संख्या। यानी ई के अनुकूल परिणामों की संख्या की जगह 150 लिख दिए, और संभव परिणामों की कुल संख्या यानी पूरा कुल संभव कितना है, तो 1000 बार फेंका जाता है, इसका मतलब कुल जो होगा संभव वो 1000 होगा। तो यहाँ लिखेंगे 1000। अब इसको इसके साथ भाग दे देंगे, 1 0 को 1 0 के साथ काट दिए, अब बच गया 15/100। अब 15 और 100 में ऐसा कौन ऐसा पहाड़ा है जो दोनों में है, यानी 15 में भी है और 100 में भी है। तो आप देखेंगे 5 है, 5 को अगर हम 3 बार पढ़ते हैं और 5 को अगर 20 बार, तो ये 100 आ जाता है और ये 15 आ जाता है। यानी अगर लूडो का जो पासा है उसको हम अगर 20 बार उछालेंगे तो 3 कितना आएगा, 3 बार आएगा। 20 बार में कितना आएगा, 3, यानी इसका जो आंसर होगा वो 3/20 होगा। तो चलिए देखते हैं 3/20 कहाँ है। इसका ऑप्शन नहीं लिखे हैं, ये आंसर आप याद रखेंगे 3/20 होगा। तो 3/20 जहां होगा उस पर आप टिक लगाएंगे। चलिए 40 नंबर का सवाल देखते हैं। तो 40 नंबर का सवाल कह रहा है असंभव घटना की प्रायिकता होती है, हमसे पूछ रहा है कि असंभव घटना की प्रायिकता क्या होगी। तो हम जान रहे हैं प्रायिकता में जो संभव घटना की प्रायिकता होती है वो 0 से 1 के बीच होता है, यानी 0 और 1 के बीच, यानी जो भी इसका आंसर आएगा वो बटे में आएगा, यानी 1 से छोटा और 0 से बड़ा आएगा। अगर 1 से बड़ा हो जाए तो भी वो असंभव होगा, और अगर 0 से कम
कम आ जाए यानी माइनस में आ जाए तो भी वो असंभव होगा। यानी अगर कोई भी मान माइनस में आ जाता है तो वो असंभव घटना की प्रायिकता होती है, और अगर 1 से ज़्यादा आ जाए तो भी वो असंभव घटना की प्रायिकता होती है। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है। 1 नंबर का ऑप्शन में है 1, यानी 1 जो है वो संभव घटना की प्रायिकता, यानी 1 हो सकता है। आगे ऑप्शन में कह रहा है 1/2, हम क्या बताएं 0 और 1 के बीच, यानी 1/2 तो 0 और 1 के बीच आता है, यानी ये भी संभव है। 0 भी संभव है, 0 और 1 के बीच मतलब 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, और 0 और 1 के बीच भी हो सकता है। तो कौन ऐसा मान नहीं हो सकता है? तो हम जान रहे हैं माइनस में कोई भी ऐसा मान नहीं है जो संभव घटना की प्रायिकता हो। तो यहाँ सवाल में कह रहा था कि कौन असंभव घटना की प्रायिकता होती है, तो ये -1 यानी डी नंबर ऑप्शन सही है। तो इस तरह से आप 40 नंबर का डी नंबर पे टिक लगाएंगे। तो चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।